बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियाँ बर वक्त मिलती रहें। वो इस वक्त नमी आंखों में लिए अपने बाप की चारपाई के करीब बैठी हुई थी। उसका बाप बीमार था। ईशल का ताल्लुक निचले तबके से था, जहाँ उसे 3 वक्त की रोटी काफ़ी मेहनत के बाद हासिल होती थी। अब तो उसका बाप बीमार भी था, इसीलिए वो सिर्फ 2 वक्त की रोटी खाते थे। ईशल की एक बहन मशल भी थी, जो उससे 3 साल छोटी थी। ईशल की उम्र 20 साल थी। उसने सिर्फ FA तक पढ़ाई की थी। गांव में सिर्फ 12वीं जमात तक कॉलेज था। ईशल को पढ़ने का बहुत शौक था, इसीलिए वो शहर जाकर पढ़ाई करना चाहती थी। उसकी माँ ने उसके लिए पैसे भी जोड़ रखे थे, लेकिन फिर उसके बाप की बीमारी पर सारे पैसे लग गए। 2 साल से उसका बाप बीमार था। दिल की बीमारी, जिगर का मसला, गुर्दे के मसाइल, शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल। उसके बाप को बैक वक्त काफ़ी बीमारियां थी। इस वक्त भी वो चारपाई पर निढाल से पड़े थे और किसी से बात नहीं कर रहे थे। उन्हें देख देख कर ईशल का दिल जख्मी हो रहा था। ईशल, मैं करीब में ही आस्ताने पर जा रही हूँ, तू घर का ख्याल रखना। ईशल की माँ बड़ी सी चादर सर पर लेते हुए बोली। ईशल हैरानी से उनके करीब आई। अम्मी, सब ठीक तो है? आप आस्ताने पर क्यों जा रही हैं? उसने अपनी माँ से पूछा, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी आस्ताने जाने का नहीं कहा था। देख नहीं रही, 2 साल से तेरा बाप बीमार पड़ा है। पैसा पानी की तरह इस पर बहाया है, मगर कोई अफाका नहीं हुआ। मुझे तो लगता है किसी ने इस पर जादू कर दिया है, इसीलिए तो ये ठीक नहीं होता। मेरी सहेली अंजुम कह रही थी कि आस्ताने पर नए बाबा जी आए हैं, वो बड़े पहुँचे हुए हैं। तो मैंने सोचा कि मुख्तलिफ डॉक्टरों को तो तेरे बाप को दिखा ही दिया, अब किसी बाबे से भी बात करके देखती हूँ, अम्मी ने तफसील से बताया। अम्मी बस करें, मुझे तो नहीं लगता जो काम डॉक्टर्स नहीं कर सकते वो कोई बाबा या तावीज़ कर देगा। मुझे तो लगता है वो बाबा अंजुम आंटी का कोई रिश्तेदार है, इसीलिए तो उनके आस्ताने की प्रमोशन और मार्केटिंग कर रही है वो। ईशल ने मुंह बनाते हुए कहा। मुझे तो पूरा यकीन है, तू छोटी है इसीलिए तुझे नहीं पता कि जो काम डॉक्टर या हकीम नहीं कर पाते वो ये नेक बाबे कर देते हैं। मैंने हांडी चढ़ा दी है तो उसको देख लेना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। उसकी बात को संजीदा लिए बिना अम्मी बोली और घर से चली गई। ईशल अफसोस से उन्हें जाता देखती रही। या अल्लाह, अम्मी की हिफाजत करना। ईशल ने हाथ उठाकर दुआ की, लेकिन वो अपने लिए दुआ करना भूल गई थी। वो नहीं जानती थी कि वो कैसी मुसीबत में फंसने वाली है। वो इस वक्त आस्ताने पर पहुंच चुकी थी। काफ़ी रश था। आधे घंटे बाद उनकी बारी आई थी। जैसे ही वो आस्ताने में दाखिल हुई, दंग रह गई। वो नए बाबा जी बड़े जवान थे। रास्ते में अंजुम उन्हें बाबा जी के बारे में सब कुछ बता चुकी थी, लेकिन उन्हें अपनी आंखों के सामने देखकर ईशल की अम्मी सफीना बेगम के दिल में घंटियां बजने लगी। वो बाबा जी भी उन्हें देखकर एक लम्हे के लिए उनके सहर में खो गए थे। हाँ बताएं, आपका क्या मसला है? वो नहायत तमीज़ से बोल रहे थे। सफीना बेगम तो उनके लहजे में ही खो गई। कुछ देर बाद उन्होंने अपने शौहर के बारे में उन्हें तफसील से बताया तो उन्होंने एक संदूक खोला और ढेरों तावीज़ सफीना बेगम को पकड़ा दिए। आपके घर जादू हुआ है। हर कमरे में 5 तावीज़ रखें और रोज़ाना 2 तावीज़ सुबह शाम अपने शौहर को पानी में घोल कर पिला दें। इंशाअल्लाह एक भी बीमारी करीब नहीं आएगी और वो ऐसे तंदुरुस्त होंगे कि लगेगा कि कभी बीमार हुए ही नहीं थे। बाबा जी की बात सुनकर सफीना बेगम खुशी से फूले न समाई। उनका दिल किया कि खुशी से झूमने लगे। बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने उनसे तावीज़ लिया और घर के लिए अंजुम बेगम के साथ निकल पड़ी। पूरे 1 घंटे बाद उसकी अम्मी घर दाखिल हुई। ईशल ने हांडी पका ली थी। क्या बना अम्मी? उसने पूछा। इस वक्त उसका बाप और मिशल दोनों ही सो रहे थे। तुझे पता है, मैं तो उस बाबे को एवं कोई 60-70 साल का बुढ़ा समझ रही थी, लेकिन वो तो बड़ा जवान निकला। 45 साल उम्र है उसकी और पढ़ा लिखा भी लग रहा था वो। मुझे तो बड़ा अच्छा और नेक लगा। मुझे यकीन है ये बड़ा पहुंचा हुआ है। अम्मी मबहूत सी होकर बोली। ईशल की अम्मी की उम्र 38 साल थी। वो बहुत जवान नजर आती थी। छोटी उम्र में ही उनकी शादी हो गई थी। अम्मी, मैंने आपसे उन बाबा जी का हुलिया बयान करने को नहीं कहा। आप ये बताएं कि वो कह क्या रहे थे, कि अब्बू किस तरह ठीक होंगे? वो झुंझुला कर बोली। सफीना बेगम ने जल्दी से अपना बड़ा सा खाकी रंग का हैंडबैग खोला
اور तावीज़ों वाला लिफाफा निकाल लिया। 5 तावीज़ हर कमरे में रखते हैं और 2 तेरे अब्बू को रोजाना घोल कर पिलाने हैं। इससे तेरे अब्बू ऐसे तंदुरुस्त होंगे कि लगेगा कभी वो बीमार हुए ही नहीं थे। अम्मी खुशी खुशी बताने लगी। ईशल बस अफसोस ही कर सकती थी। वो अपनी माँ को समझा नहीं सकती थी, क्योंकि जो समझना ही न चाहे उसे समझाने का कोई फायदा नहीं होता। वो अपनी माँ को हैरत से देख रही थी। रात का खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में आ गई। मशल सो रही थी। उनके अब्बू परहेजी खाना खाते थे। खाने के बाद चुपके से सफीना बेगम ने उन्हें पानी में तावीज़ घोल कर दे दिया, जिसे पीने की थोड़ी देर बाद ही वो सो गए। ईशल का दिल बहुत उदास था। वो इस वक्त किताब में कहानी पढ़ रही थी। कहानी पढ़ने के साथ साथ वो छोटे बटन्स वाले फ़ोन में जामिन से बातें कर रही थी। जामिन से उसकी दोस्ती अपनी दोस्त के तवस्सुत से हुई थी। जामिन उसकी दोस्त का कज़न था। उसकी दोस्त सानिया अब शहर में शिफ्ट हो चुकी थी, जबकि जामिन यहीं पर था। जामिन की उम्र 25 साल थी। जामिन का ताल्लुक दरमियाने तबके से था। बातें करते हुए उससे रात के 12 बज गए। उसके अम्मी अबू दूसरे कमरे में सोते थे और इस वक्त वो दोनों सो चुके थे, जबकि दूसरे कमरे में ईशल और मशल थी। मशल सो रही थी। जामिन से बातें करने के बाद ईशल ने दोबारा से कहानी पढ़ना शुरू कर दी। इस दौरान उसे लगा जैसे सहन में कोई आया है। पहले उसने समझा कि अम्मी उठी होंगी, लेकिन फिर उसे मुतवातर किसी के चलने की आवाज़ें आने लगी। अम्मी क्या कर रही हैं बाहर? उसने हैरानी से सोचा और बाहर सहन में आ गई। उसने सहन की लाइट जलाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। ईशल दोबारा अंदर आ गई और कहानी पढ़ने लगी। एक बार फिर उसके साथ कुछ अजीब सा हुआ। उसके नथनों से एक मसहूर कुन खुशबू टकराई। ये खुशबू कुछ सेकंड्स के लिए ही उसे महसूस हुई थी। पहले तो वह हैरान हुई, लेकिन इस बात को भी नज़रअंदाज कर दिया और सोने के लिए लेट गई। सर्दियों का मौसम था, इसीलिए उसने कंबल लिया हुआ था। 2 सुर्ख आंखों ने उसे घूर कर देखा और फिर अपना रुख मोड़ लिया। सफीना बेगम ने चारों कमरों में वो तावीज़ रख दिए थे और 2 तावीज़ रोज़ाना अपने शौहर को पानी में घोल कर पिलाती रही थी। उनके शौहर वाजिद साहब में पहले से थोड़ी सी बेहतरी आई थी और इस बात से सफीना बेगम खुद को मज़ीद हवाओं में उड़ता हुआ महसूस कर रही थी। अब वो रोज़ाना आस्ताने जाती और 2 तावीज़ ले आती। आज रास्ते में आते वक्त उन्हें अपनी पुरानी सहेली सबका मिल गई, जिनसे बातें करते हुए उन्हें 2 घंटे गुजर गए। जब वक्त का ख्याल आया तो वो घर की तरफ भागी। ईशल का दिल घबरा रहा था। एक अजीब से डर ने उसके पूरे वजूद को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। जब सफीना बेगम घर आई तो उन्हें देखकर उसकी जान में जान आई। अम्मी आप कहाँ रह गई थी? पता है मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी डर के मारे, वो शिकवा करती हुई बोली। तू तो है ही सदा की डरपोक। छोटी बच्ची नहीं हूं मैं कि कोई बोरे में डालकर ले जाएगा या लॉलीपॉप दिखाकर अगवा कर लेगा। वो गुस्से में बोलकर कमरे में आ गई और कूलर से पानी भरकर पिया। अम्मी आप इतने गुस्से में क्यों हैं? अंजुम आंटी से लड़ाई हुई है क्या? ईशल ने पूछा। वाजिद साहब इस वक्त दूसरे कमरे में लेटे हुए थे। तबीयत में थोड़ी बेहतरी तो आई थी, लेकिन कमजोरी की वजह से वो ज्यादा देर खड़े हो सकते थे और ना ही बैठ सकते थे। अंजुम से क्यों लड़ूंगी मैं? पक्की सहेली है वो मेरी। रास्ते में सिपका छिपकली मिल गई, बस उसने ही मूड खराब कर दिया। वो सिपका को छिपकली से तशबीह देकर मुंह बनाकर बोली। ईशल की निगाह अपनी माँ की तरफ गई तो वो दंग रह गई। उसे लगा जैसे उसने उनके पीछे किसी का साया देखा है। वो अपना सर थाम कर रह गई। लगता है आजकल ठीक से नींद पूरी नहीं हो रही, इसीलिए अजीब अजीब सी चीज़ें नजर आ रही हैं। उसने अपना सर पकड़ते हुए सोचा कि वो आज जल्दी सो जाएगी। सिपका आंटी ने क्या कह दिया ऐसा? ईशल ने दोबारा नॉर्मल होते हुए पूछा। तेरे रिश्ते की बात कर रही थी, कह रही थी अपने बेटे रोहेल के साथ तुझे मांगना चाहती हूँ। मैंने तो फौरन मना कर दिया उसे। मैं क्यों मैट्रिक पास और निचले तबके के लड़के से तेरी शादी करूँ? बस इसी वजह से दिमाग खराब हुआ है मेरा। मैं तो तेरी शादी शहर में करूँगी, किसी अमीर लड़के से, जिसके पास बड़ा सा बंगला हो, गाड़ियाँ हो, जो पढ़ा लिखा हो। सफीना बेगम ने ईशल को अपने ख़राब मूड की वजह बताई और साथ साथ ये भी बताया कि वो उसके लिए किस किस्म का लड़का चाहती हैं। ईशल उनकी बात सुनकर मज़ीद परेशान हो गई थी। जामिन भी मैट्रिक पास था और ऐसा अमीर नहीं था जैसा उसकी माँ चाहती थी। उसने सोचा कि वो फिर कभी माँ को आराम से जामिन के बारे में बताएगी। रात हुई तो उन चारों ने खाना खा लिया। सफीना बेगम के कमरे में बैठी वो दोनों इस वक्त चाय पी रही थी। सफीना बेगम भी चाय पी रही थी। वाजिद साहब जाग रहे थे। यहाँ घर में कोई आया है सफीना? वाजिद साहब ने
نقاہت زدہ آواز سے پوچھا۔ نہیں تو، 1 ہفتے سے ہمارے گھر کوئی نہیں آیا۔ 1 ہفتہ پہلے میری بہن آئی تھی بس، سفینہ بیگم نے واجد صاحب کو بتایا۔ تو پھر مجھے 2 دنوں سے 2 مرد اور 2 عورتیں کیوں چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں؟ ابھی بھی وہ چاروں باہر گئے ہیں۔ ابو کی بات سن کر ان تینوں کی روح فنا ہو گئی۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ڈر کے مارے ایشر اور مشل کا چائے پینا بھی مشکل ہو گیا۔ وہم ہوگا آپ کا، سو جائیں آپ، سفینہ بیگم نے کہا۔ چائے کا کپ رکھ کر فوری تعویذ ملا پانی واجد صاحب کو دیا۔ پانی پی کر وہ آنکھیں موند گئے۔ کہا تھا نا اس بابا نے کہ جادو ہوا ہے، دیکھ اب اسے جنات بھی نظر آنے لگے ہیں۔ امی دھیمی آواز میں بولی۔ امی، کل رات کو میں نے کمرے میں کسی کو دیکھا تھا، اس نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے تھے، میں تو سمجھی کہ یہ میرا وہم ہے، مشل ڈر کر بتانے لگی۔ ایشل کی بری حالت ہو گئی۔ اسے یاد آیا کہ 2 بار اس کے ساتھ بھی تو عجیب سا واقعہ ہوا تھا۔ ایشل کو تھوڑا تھوڑا اس بابا پر یقین آ گیا تھا۔ امی، آپ اس کا حل بھی پوچھیں ان سے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ آج ہم آپ کے کمرے میں سوئیں گے، پلیز پلیز، ایشل نے خوف زدہ ہو کر امی سے کہا۔ ہاں ہاں، دیکھتی ہوں اس کا حل میں کل، امی نے کہا اور پھر آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ اس رات ایشل اور مشل خوف زدہ رہی تھی۔ اگلے دن سفینہ بیگم دوبارہ آستانے پر گئیں۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے 1 ماہ گزر گیا اور پھر اچانک ایک رات واجد صاحب کی طبیعت بگڑ گئی۔ سفینہ، وہ عورت، مجھے اس سے بچا لو ورنہ وہ مجھے مار دے گی، واجد صاحب ڈرتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ سفینہ بیگم بہت پریشان تھی۔ ایشل اور مشل روئے جا رہی تھی۔ اچانک ہی واجد صاحب کے جسم کو جھٹکا لگا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تینوں کا رو رو کر برا حال تھا۔ اگلے دن ان کا جنازہ اٹھایا گیا۔ سب مہمان آ چکے تھے۔ 1 ہفتہ یوں ہی مہمانوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ مشل اور ایشل ہر وقت روتی رہتی تھی۔ سفینہ بیگم کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ وقت جیسا بھی ہو گزر جاتا ہے اور زخم جیسے بھی ہوں بھر جاتے ہیں۔ اپنی عدت کی مدت پوری کر کے سفینہ بیگم اسی آستانے میں گئی تھی۔ انہوں نے بابا جی کو بتایا کہ کس طرح ان کے شوہر کی وفات ہو گئی۔ بہت افسوس ہوا آپ کے شوہر کا سن کر۔ دراصل جس نے جادو کیا ہے وہ بہت طاقتور شخص ہے، اس کا جادو بہت سخت ہے۔ اس کا ایک ہی حل نظر آ رہا ہے، اگر وہ حل نہ ہوا تو آپ تینوں کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے وہ جنات آپ تینوں کو بھی مار ڈالیں۔ سفینہ بیگم کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہوئے اس بابا نے کہا۔ سفینہ بیگم ڈر کے مارے کانپنے لگی۔ آپ بتائیں کیا حل ہے؟ میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، انہوں نے جھٹ سے کہا۔ آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ بابا جی کی بات سن کر انہیں حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ غصے میں اٹھ کر وہاں سے چلی گئیں، لیکن گھر آ کر وہ 3 دن سوچتی رہیں۔ مجھے وہاں سے ایسے اٹھ کر نہیں آنا چاہیے تھا، یقیناً کوئی تو مسئلہ ہوگا جو بابا جی نے مجھے یہ بات کہی۔ آج جا کر تفصیل سے بات کرتی ہوں۔ انہوں نے ٹھنڈے دماغ سے سوچا اور دوبارہ ان کے آستانے پر چل پڑی۔ اب آستانے میں پہلے کی نسبت رش کم تھا۔ آپ مجھ سے شادی کی بات کیوں کر رہے تھے؟ انہوں نے بابا جی سے پوچھا۔ بابا جی کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ دیکھو سفینہ، میں ایک نرم اور رحم دل انسان ہوں، مجھے آپ کی پریشانی نظر آتی ہے۔ آپ سب پر بہت سخت اور خطرناک جادو کیا گیا ہے۔ گاؤں میں ایسا کوئی انسان نہیں جس پر آپ کے جیسا جادو ہوا ہو۔ آپ کا گھر واحد ہے جہاں خطرناک جنات آ گئے ہیں۔ اگر وقت پر اس جادو کا توڑ نہ کیا گیا تو آپ سب کو بھی جنات مار دیں گے۔ مجھے آپ کی فکر ہے، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے گھر دن رات رہوں گا تو وہ جنات آپ سب کے قریب نہیں آ سکیں گے۔ بابا جی کی بات سن کر سفینہ بیگم سوچ میں پڑ گئیں۔ آپ کی شادی نہیں ہوئی کیا؟ انہوں نے پوچھا۔ ہوئی تھی، مگر کافی سال پہلے میری بیوی مر گئی۔ میرا ایک 25 سال کا بیٹا ہے جو شہر میں رہتا ہے۔ بابا جی کی بات سن کر سفینہ بیگم نے ایجاب میں سر ہلایا۔ میں کل آپ کی پیشکش کا جواب دوں گی، سفینہ بیگم نے کہا اور اٹھ کر چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی بابا جی نے کچھ منتر پڑھ کر ان پر پھونک دیا۔ اب تم کبھی انکار نہیں کر سکو گی، بابا جی نے ہنستے ہوئے کہا۔ ساری رات سفینہ بیگم اسی بارے میں سوچ بچار کرتی رہی اور اگلے دن بابا جی کو، جن کا نام شکیل تھا، اقرار میں جواب دے دیا۔ 2 دن بعد میں آپ سے نکاح کر لوں گی۔ میں یہ آستانہ چھوڑ رہا ہوں کیونکہ یہاں جتنی بھی عورتیں آتی ہیں ان پر جادو نہیں ہوا ہوا، مجھے بس آپ کے مسئلے پر فوکس رکھنا ہے، اسی وجہ سے یہاں کوئی اور بابا جی آئیں گے۔ شکیل صاحب کی بات سن کر سفینہ بیگم بہت خوش ہوئیں، وہ انہیں دنیا کا سب سے نرم دل انسان سمجھنے لگی تھی۔ ایشل، بابا جی کہہ رہے تھے بہت سخت جادو ہوا ہے اور اس کے توڑ کے لیے ان کا دن رات یہاں رہنا ضروری ہے،
اسی لیے میں نے انہیں کہہ دیا ہے کہ مجھ سے شادی کر لیں تاکہ وہ یہاں رہیں اور جنات سے بھی ہمارا پیچھا چھڑوا دیں۔ سفینہ بیگم کی بات سن کر ایشل انہیں حیرانی اور بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ امی، ابو کو اس دنیا سے گئے عرصہ ہی کتنا ہوا ہے، آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ ہم اس گھر کو بیچ کر کہیں اور چلے جائیں گے۔ آپ آئندہ نہ آستانے جائیں گی اور نہ ان بابا جی سے کوئی بات کریں گی۔ ایشل نے انہیں تلخی سے کہا، تمیز سے بات کر مجھ سے، میں تیری ماں ہوں اور جانتی ہوں ہم تینوں کے لیے کیا بہتر ہے۔ اگر تجھے اعتراض ہے اور مرنے کا بہت شوق ہے تو جا اس گھر سے۔ ابھی تک تجھے عقل نہیں آئی کہ ان جنات نے تیرے باپ کو مار دیا؟ اب پتہ نہیں وہ کسے مار دیں، مگر نہیں، تیرے اندر اتنا دماغ کہاں کہ تو سوچ بچار کر سکے۔ سفینہ بیگم نے اسے خوب ڈانٹا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ رونے لگی۔ سفینہ بیگم نے اپنی ہی کرنی تھی، اسی لیے اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ 2 دن بعد ایشل نے شکیل صاحب کو دیکھا تھا۔ وہ بے شک بوڑھے نہیں تھے، لیکن ایشل کو ان کی نگاہوں میں عجیب سی شیطانیت نظر آئی تھی۔ نکاح کے بعد شکیل صاحب بھی ان کے گھر آ گئے۔ شکیل صاحب کا سارا سامان ایک کمرے میں رکھ دیا گیا۔ ضامن کو بھی یہ بات پتہ چل چکی تھی کہ اس کی ماں دوسری شادی کر چکی ہے۔ ایشل کو بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی ضامن کو سچ نہ بتا سکی۔ اس نے ضامن کو یہ تک نہیں بتایا کہ ان کے گھر جنات بھی ہیں۔ اسی طرح 3 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ شکیل صاحب کے عشق میں سفینہ بیگم پوری طرح گرفتار ہو چکی تھی۔ انہیں ان کے سوا کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا۔ شکیل صاحب کے پاس بہت پیسہ تھا۔ ایشل کو یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ رات کو شکیل صاحب اٹھ کر کمرے میں چلے جاتے تھے اور وہاں چلے وغیرہ کاٹتے تھے۔ ایک رات ایشل سو رہی تھی۔ کچھ آوازوں کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ حیرانی سے اٹھی اور صحن پار کر کے شکیل صاحب کے کمرے میں آ گئی۔ اس نے کھڑکی سے اندر جھانکا تو ایک جن زادہ شکیل صاحب کے پاس کھڑا تھا۔ وہ بہت خوفناک تھا۔ شکیل صاحب دھیمی آواز میں اس سے بات کر رہے تھے۔ اس کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر ایشل کی روح فنا ہو گئی۔ وہ اپنے کمرے میں واپس آئی اور رونے لگی۔ اسے بہت ڈر لگ رہا تھا اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اگلے دن وہ اٹھی اور سب سے پہلے اس نے ضامن کو میسج کیا۔ ضامن، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس نے میسج لکھا۔ وہ کچھ دیر اس گھر کے گھٹن زدہ ماحول سے باہر رہنا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے ایشل، اتوار کو ملتے ہیں۔ ضامن ملنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ ابھی کل جمعہ تھا۔ وہ اتوار کا انتظار کرنے لگی۔ آج شکیل صاحب کا بیٹا شہر سے یہاں آ رہا تھا۔ اس کا نام دلاور تھا۔ سفینہ بیگم تو اس کے استقبال کی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے صبح سے اس کے لیے کھانوں کی دیگیں چڑھا رکھی تھی۔ ایشل اور مشل پریشانی سے اپنی ماں کی دیوانگی دیکھ رہے تھے۔ امی، آپ تو ایسے اس کے استقبال کی تیاریاں کر رہی ہیں جیسے آپ کا سگا بیٹا آ رہا ہے۔ ایشل اپنی ماں کو کہے بنا نہ رہ سکی۔ سفینہ بیگم اسے مسکرا کر دیکھنے لگی۔ بیٹا نہ آ رہا ہو لیکن ہونے والا داماد تو آ رہا ہے نا۔ میں نے اور شکیل نے فیصلہ کیا ہے کہ تیری شادی شکیل سے کر دیں گے۔ مجھے تو بڑی خوشی ہے، میں تو اسی مہینے تیری شادی کر رہی ہوں۔ سفینہ بیگم کا انکشاف سن کر ایشل پورے وجود سے ہل گئی۔ امی، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ خدا را مجھ پر اور مشل پر رحم کرے۔ پہلے تو آپ نے زبردستی شکیل انکل سے شادی کر لی، لیکن میرے معاملے میں آپ زبردستی نہیں کر سکتی۔ میں دلاور سے شادی نہیں کروں گی، وہ احتجاج کرتے ہوئے بولی۔ اس کی اونچی آواز سن کر سفینہ بیگم نے اس کے چہرے پر تھپڑ مار دیا۔ خاموش ہو جا، تیری آواز آئندہ اونچی ہوئی تو زندہ دفن کر دوں گی تجھے۔ تیری کیا مجال کہ تو مجھے تانے دے اور اپنا فیصلہ سنائے مجھے؟ دفع ہو جا میری نظروں سے۔ کل سے تو نے مایوں بیٹھنا ہے۔ اگلے جمعے تیری شادی کر کے دلاور کے ساتھ رخصت کر دوں گی تجھے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے برہمی سے بولی۔ ایشل روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مشل بھی کافی ڈر چکی تھی۔ ایشل کو دیکھنے وہ بھی اس کے پیچھے گئی۔ دلاور رات کو آ چکا تھا۔ اپنی ماں کے کہنے پر ایشل اس کے آگے کھانا پیش کر رہی تھی۔ وہ دلاور کی گہری نگاہیں اپنے اوپر محسوس کر چکی تھی۔ دلاور کو نہ بولنے کی تمیز تھی نہ اس میں حیا تھی۔ ایشل اسے دیکھ کر یہی سوچے جا رہی تھی کہ نہ جانے اس کی ماں کو اس میں کیا نظر آ رہا ہے جو اس کی تعریفیں کیے جا رہی ہے۔ دلاور کے بال کاندھوں تک آ رہے تھے۔ ایشل کو وہ زنانہ مرد لگا۔ یہ لے دلاور، انگوٹھی پہنا اپنی ہونے والی بیوی کو۔ شکیل صاحب کی بات سن کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ ضبط سے کھڑی رہی۔ دلاور نے اس کا ہاتھ سختی سے تھاما اور اسے انگوٹھی پہنا دی۔ اس کے لمس میں عجیب سی بے باکی تھی۔ چلو، تم دونوں نے اگر کوئی بات کرنی ہے آپس میں یا ایک دوسرے کے بارے میں جاننا ہے تو 10 منٹ ہیں تمہارے پاس۔
ہم دوسرے کمرے میں ہیں، شکیل صاحب نے کہا۔ ایشل نفی میں سر ہلا گئی، لیکن اپنی ماں کی گھوریوں سے ڈر کر وہ کھڑی رہی۔ سب کمرے سے جا چکے تھے اور دروازہ بھی بند کر دیا تھا۔ بہت خوبصورت ہو تم، ایسا لگتا ہے کہ کوئی اپسرا اتر آئی ہے آسمان سے۔ تم تو پنڈ میں رہتی ہو، لگتا ہی نہیں۔ دلاور ایشل کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا۔ وہ لرز کر رہ گئی۔ دلاور پان کھا رہا تھا۔ ایشل کو اس سے سخت نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے جانا ہے باہر۔ وہ اس سے اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی۔ چلی جانا، لیکن اپنا دیدار کروا جاؤ جانے من، اس کے مزید قریب آتے ہوئے بولا۔ ایشل کے پسینے چھوٹ گئے۔ اس نے جلدی سے اپنا رخ موڑا اور بھاگ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کے رد عمل پر دلاور ہنسا تھا۔ ایشل اپنے کمرے میں آ کر رونے لگی۔ اس نے ضامن کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ اگلے دن جمعہ تھا اور گھر میں شادی کی تیاریاں بھی شروع ہو گئی تھیں۔ اس سب سے ایشل کو نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی ماں نے اپنی طرف سے ایشل کو مایوں بٹھا لیا تھا۔ آج ہفتہ تھا۔ مشل اپنی دوست کے گھر گئی ہوئی تھی۔ رات اس نے وہیں رہنی تھی۔ شکیل صاحب اور سفینہ بیگم سو رہے تھے۔ ایشل اپنے کمرے میں تھی۔ دلاور گھر سے باہر گیا ہوا تھا۔ ایشل کے کمرے کے دروازے کی کنڈی کھلی ہوئی تھی۔ وہ چھوٹا بلب جلائے سو رہی تھی۔ آدھی رات کو اس کی آنکھ تب کھلی جب اس نے دروازے سے دلاور کو اندر آتے دیکھا۔ اس کی روح فنا ہو گئی۔ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ اسے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ کچھ زیادہ نہیں، بس تھوڑا تھوڑا، وہ نشے کی سی حالت میں بولا۔ اس کی حالت دیکھ کر ایشل کو سمجھنے میں ذرا دیر نہ لگی کہ وہ شراب پی کر آیا تھا۔ دلاور مزید قریب آیا، لیکن نشے کی وجہ سے وہ لڑکھڑا گیا اور اپنا توازن برقرار نہ رکھنے کی وجہ سے وہ ایشل کے اوپر جا گرا۔ ایشل نے وقت پر اس کے سینے پر 2 ہاتھ رکھے اور اسے زور سے دھکا دیا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا۔ دلاور لڑکھڑا کر زمین پر گرا اور ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ ایشل روتے ہوئے اپنی الماری کی طرف بھاگی۔ اس نے وہاں سے اپنا کچھ ضروری سامان لیا، اپنا فون لے کر سر پر دوپٹہ اوڑھ کر گھر سے بھاگی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ یہاں نہیں رہے گی۔ دلاور جیسے مرد کے ساتھ وہ کبھی شادی نہیں کر سکتی تھی۔ اگر اس گھر میں رہتی تو اس کی ماں اس کی زبردستی شادی کروا دیتی۔ وہ نہیں جانتی تھی گھر سے بھاگ کر وہ کتنی بڑی غلطی کر چکی ہے۔ 2 سرخ آنکھوں نے اسے گھر سے جاتے دیکھا اور پھر وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ ضامن کا گھر کچھ گلیاں چھوڑ کر تھا۔ ایشل روتے ہوئے اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ دروازہ ضامن نے کھولا تھا اور اپنے سامنے ایشل کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا۔ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ ضامن نے پوچھا، لیکن ایشل کو روتا دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ اندر آؤ ایشل، سب ٹھیک تو ہے نا؟ رو کیوں رہی ہو؟ بتاؤ مجھے۔ ضامن اس سے پریشانی سے پوچھنے لگا اور اسے ڈرائنگ روم میں لے گیا۔ اس کے ماں باپ بھی جاگ چکے تھے اور اس وقت ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ ایشل نے انہیں سب کچھ بتا دیا تھا کہ کس طرح اس کی ماں نے اسے شکیل سے اپنے شوہر کے تعویذ لینا شروع کیے اور پھر نوبت کہاں کہاں تک پہنچی۔ ضامن پریشان ہو چکا تھا۔ اتنا سب ہو گیا اور تم نے مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا ایشل؟ ضامن شکوہ کرتے ہوئے بولا۔ سوری، میں بہت پریشان تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کروں تو کیا کروں۔ وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں دیے رونے لگی۔ ضامن کے گھر والے ضامن کی پسندیدگی سے واقف تھے۔ کوئی بات نہیں بچے، کل ضامن شہر جا رہا ہے، تمہارا اس سے نکاح کر دیں گے، پھر تم بھی اس کے ساتھ وہاں روانہ ہو جانا، ضامن کی امی نے کہا۔ وہ ایک اچھی اور نرم دل خاتون تھی۔ ایشل مسکرا دی تھی۔ اس نے ساری رات جاگتے ہوئے گزاری۔ وہ بہت پریشان تھی۔ اگلے دن اس کا اور ضامن کا نکاح ہوا اور پھر وہ شہر روانہ ہو گئی۔ جب صبح شکیل صاحب اور سفینہ بیگم نے دلاور کو ایشل کے کمرے میں پایا تو دنگ رہ گئے۔ انہوں نے جلدی سے دلاور پر پانی کے چھینٹے ڈالے جس سے وہ ہوش میں آ گیا۔ اس وقت دوپہر ہو چکی تھی۔ وہ دونوں لیٹ اٹھے تھے۔ اب دلاور کا سارا نشہ اتر چکا تھا۔ کدھر ہے وہ ایشل؟ چھوڑوں گا نہیں میں اسے۔ کل اس نے مجھے تھپڑ مارا اور جان سے مارنے کی کوشش کی کیونکہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی وہ مجھ سے، دلاور غصے میں کہنے لگا۔ ایشل کی حرکات سے اسے اتنا اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ دونوں ایشل کو ڈھونڈنے لگے لیکن وہ گھر پر نہیں تھی۔ لگتا ہے وہ گھر سے بھاگ گئی ہے، سفینہ اپنا سر تھامتے ہوئے کہنے لگی۔ کہاں جا سکتی ہے وہ؟ ڈھونڈو اسے، شکیل صاحب بولے اور خود بھی اسے ڈھونڈنے کے لیے باہر نکلے، لیکن تب تک ایشل ضامن کے ساتھ نکل گئی تھی۔ ضامن نے شہر میں اپنے ایک دوست کے ساتھ فلیٹ میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے ساتھ ایشل کو رکھ لیا تھا۔ وہ اور اس کے دوست نے یہاں لاہور میں رہ کر نوکری کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ ایک پرانا فلیٹ تھا۔ اس کا پورشن 4تھے فلور پر تھا۔ فلیٹ میں 2 کمرے تھے۔ ایک کمرے میں ضامن اور ایشل رہ رہے تھے جبکہ دوسرے کمرے میں ضامن کا دوست۔
ईशल को घर से गए 1 महीना हो चुका था। एक रात वो सो रही थी जब उसे कमरे में कोई आता हुआ दिखाई दिया। उसे याद था वो अच्छी तरह कुंडी लगाकर लेटी थी। जामिन सो रहा था। ईशल ने गौर से देखा तो मालूम हुआ वो जिनज़ादा था। उसका चेहरा बहुत भयानक था। ईशल की चीख निकल गई। वो सुर्ख आंखों वाला जिनज़ादा गायब हो चुका था। क्या हुआ ईशल? जामिन ने उसे अपने हिसार में लेते हुए पूछा। मुझे मुझे कोई नजर आया था यहाँ। जामिन, मैंने यहाँ किसी को देखा। वो मुझे ले तो नहीं जाएगा ना? ईशल डरते हुए बोली। उसे बहुत डर लग रहा था। जामिन ने उसे मजीद खुद में भींच लिया। कुछ नहीं होता मेरी जान, मैं हूं ना साथ, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। जामिन ने उसे प्यार से बहलाया। वो सो गई थी। उसके सोने के बाद जामिन भी सो गया था। अब तुम्हें मजा आएगा ईशल। मेरे बेटे को थप्पड़ मारकर उसे ठुकरा कर तुम उस घर से निकली थी। मैंने भी तुम्हें इस घर में वापस न बुलाकर जलील और रुस्वा न किया तो मेरा नाम भी शकील नहीं। वो अपने संदूक से ईशल की तस्वीर निकालते हुए बोला। उन्होंने एक सुर्ख रंग का लीमू लिया और उससे उसकी तस्वीर पर निचोड़ा। कमरे में धुआं धुआं फैल रहा था और अचानक ही उनकी खिदमत में एक भयानक जिन हाजिर हो गया। ईशल ने पूरे 2 माह बाद अपना फ़ोन ऑन किया और मशल को फ़ोन किया। मशल की आवाज़ सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। कैसी हो मशल? अम्मी कैसी हैं? वो रोते हुए पूछने लगी। आप कहाँ हैं? आप ठीक तो है ना? आप किधर चली गई हैं? बताएं मुझे। मशल भी बहन की आवाज़ सुनकर रोने लगी, वरना वो अक्सर सोचती थी कि शायद जन्नात ने ही ईशल को अगवा कर लिया है। वो खुश थी कि उसकी बहन जिंदा सलामत है। मैं ये तुम्हें इस वक्त तो नहीं बता सकती, लेकिन मैंने जामिन से शादी कर ली है मशल। जब वापस घर आऊँगी तो तुम्हें सब बताऊँगी। अम्मी कैसी हैं? बात करवाओ अम्मी से मेरी, ईशल ने बेताबी से कहा। मशल के करीब उसकी अम्मी और शकील साहब बैठे थे। मशल वैसा ही कहने लगी जैसा सबक सफ़ीना बेगम और शकील साहब ने उसे पढ़ाया था। मशल ये सब कहना नहीं चाहती थी मगर मजबूर थी। उसके पीछे एक ख़ास वजह थी। आपी, अम्मी बहुत बीमार हैं। डॉक्टर्स ने कहा है वो बच नहीं सकती। आप वापस आ जाएं प्लीज़। मैं उनको अकेले नहीं संभाल सकती। वो दिन रात आपका नाम लेकर रोती रहती हैं। मशल रोने लगी थी। उसकी बात सुनकर ईशल की रूह कांप गई। आप आ जाएं आपी, दिलावर शहर वापस चला गया है। आप आ जाएं जल्दी, मशल ने मजीद कहा। ईशल अपनी माँ के लिए तड़प उठी थी। उसने सोच लिया था कि वो आज ही वापस जाएगी। जामिन से उसने बात की तो वो उसे जाने की इजाज़त दे चुका था। वो उसके साथ ही गांव आ गया था। सफ़ीना बेगम जानबूझकर बीमार हुलिया अपनाकर चारपाई पर लेट गई। उन्होंने जामिन से कोई बात नहीं की थी और उसे घर से निकल जाने को कहा था। मैं अपना ख्याल रख लूँगी जामिन, आपको शहर जाना है आप जाएं। ईशल के कहने पर वो उसे छोड़कर चला गया था। ईशल सोच रही थी कि पहले अपनी माँ के दिल में जामिन के लिए जगह बनाएगी और फिर ही जामिन को वापस बुलाएगी। अम्मी आए, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ, ईशल ने कहा। सफ़ीना बेगम ने उसे गले से लगा लिया। अब तू आ गई है तो मैं ठीक हूँ, तो फिक्र न कर, मैं दवाइयाँ ले रही हूँ, सफ़ीना बेगम ने कहा। ईशल ने उनकी अद्वियात का शापर देखा तो थोड़ा मुतमईन हो गई। इसी तरह 5 दिन गुजर गए। वो रोज़ जामिन से बात करती रही। सफ़ीना बेगम इसे आप पहले की निस्बत बेहतर लग रही थी। ईशल अपने कमरे में सोने आई तो उसके नथनों से अजीब सी खुशबू टकराई। इस वक्त मशल सफ़ीना बेगम के लिए खाना बना रही थी। रात के 11 बज गए थे। इस खुशबू ने ईशल पर ऐसा जादू किया कि वो फौरी नींद की वादियों में चली गई। उसके अंदर इतनी हिम्मत भी ना थी कि वो जाकर दरवाज़ा बंद कर दी। नींद में उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई उसके जिस्म के साथ खेल रहा है। कभी कोई उसे कहीं छूता तो कभी कहीं। बड़ी मुश्किल से उसने रात गुजारी। जब सब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को सुर्ख जोड़े में पाया। वो हैरान थी, उसने ये कपड़े तो नहीं पहने थे। अभी वो उठकर बैठी ही थी कि सफ़ीना बेगम अंदर आ गई और उसे मिठाई खिलाने लगी। तो बड़ी अच्छी है ईशल, तेरी वजह से हमारे हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे और बहुत जल्द हम महल जितना घर खड़ा कर लेंगे। सफ़ीना बेगम उसे रसगुल्ला खिलाते हुए खुशी से बोली तो वो हैरान रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसका सर बड़ा दर्द कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जिस्म में जान नहीं है। अम्मी, ये सूट किसने पहनाया मुझे? उसे अपनी माँ से पूछा। मैंने पहनाया है तुझे खुशी में, तोहफा समझकर कबूल कर ले इसे। सफ़ीना बेगम की बात सुनकर वो हैरान रह गई। मज़ीद सवाल करने की उसमें हिम्मत नहीं थी। उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, इसीलिए वो दोबारा सो गई थी। सारा दिन वो अजीब सी गुनूदगी की हालत में रही थी। जामिन से उसने मैसेज पर बात कर ली थी।
सारा दिन उसे मशल नजर ना आई। वो उठकर अपनी माँ के कमरे में आ गई। अम्मी, मशल कहाँ है? उसने अपनी माँ से पूछा। अपनी दोस्त के घर गई है, वो कल परसों आ जाएगी, सफीना बेगम ने कहा। मशल से उसने बहुत सी बातें करनी थी, लेकिन वो अपनी दोस्त के घर चली गई थी। ईशल को बहुत बुरा लगा। वो वापस कमरे में आ गई। काफी देर वो कमरे में रही। इसके बाद सफीना बेगम ने उसे खाने के लिए बुला लिया। रात को वो दोबारा अपने कमरे में आई तो वैसे ही तेज मसहूर कुन खुशबू उसके नाक से टकराई। इस बार वो मधोशी के आलम में बेड तक आई और लेटते ही गहरी नींद में सो गई। आज भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके जिस्म को छू रहा है। वो जो भी था, कभी उसका चेहरा छूता तो कभी उसकी गर्दन और कभी पेट। रात भर वो अपने जिस्म में तकलीफ महसूस करती रही। अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो उसने दोबारा से सुर्ख जोड़ा पहन रखा था। वो हैरान रह गई और कमरे से बाहर निकलकर अम्मी के कमरे में आई तो सामने का मंजर देखकर उसकी आंखें फट गईं। शकील साहब के पास नोटों की बेशुमार गड्डियां थी, जिसे देखकर सफीना बेगम भी खुश हो रही थी। ये मेरी मेहनत की कमाई है, मैंने एक कारोबार शुरू किया है। सामने खड़े ईशल को देखते हुए शकील साहब ने झूठ बोला और पैसे समेटकर कमरे से बाहर निकल गए। अम्मी, आज फिर आपने मेरे कपड़े क्यों बदले हैं? ये कपड़े मुझे नहीं पसंद, ईशल उनसे कहने लगी। न जाने क्यों ये कपड़े उसको बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। इतने प्यार से तुझे दिए थे, लेकिन तूने ये जोड़ा उतार दिया, इसीलिए तुझे दोबारा पहना दिया मैंने, उन्होंने झूठ बोलते हुए कहा और मिठाई का डब्बा उठाकर गुलाब जामुन उसके मुंह में डाल दिया। ईशल को कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसने सोच लिया था कि वो इस रात से पर्दा उठाकर रहेगी। सोने से पहले उसने गुलाबी रंग का सूट पहन लिया था। साथ ही उसने मुख्तलिफ आयात और आयतुल कुर्सी भी पढ़कर फूंकी और लेट गई। थोड़ी देर बाद वो सो चुकी थी, लेकिन उसे अब कुछ भी गैर मामूली नहीं लग रहा था। आधी रात को उसकी आंख प्यास की वजह से खुली। उसे बहुत गर्मी लग रही थी। उसने फ़ोन पर वक्त देखने के लिए फ़ोन उठाया। मशल का मैसेज आया हुआ था। आपी, जब आप मेरा मैसेज पढ़ें तो फ़ौरन घर से कोई बहाना बनाकर हमारी दोस्त फौजिया के घर आ जाइएगा। मैंने आपको कुछ अहम बातें बतानी हैं। अगर आप आधी रात को भी ये मैसेज पढ़ें तो आधी रात को ही आ जाएं। मशल का मैसेज पढ़कर वो हैरान रह गई। यकीनन कुछ तो ज़रूरी था जो मशल उसे बताना चाहती थी। उसने दुपट्टा ओढ़ा और जल्दी से बाहर आ गई, लेकिन बाहर का मंजर देखकर उसकी रूह फना हो गई। बाहर बहुत सारे जिन्नात थे जो उसके घर में फिर रहे थे। चूँकि उसने आयतल कुर्सी पड़ी हुई थी, इसी वजह से जिन्नात उसे देख ना पाए। वो फौरी घर से निकली और फौजिया के घर आ गई। उसके हाथ में उसका फ़ोन था। क्या हुआ है मशल, इतनी रात को तुमने यहाँ क्यों बुला लिया? फौजिया के घर आते ही ईशल ने सवाल किया। फौजिया उसे मशल के पास अलग कमरे में बिठाकर खुद दूसरे कमरे में चली गई थी। आपी, आपको बहुत कुछ सच सच बताना है, कुछ राजों से पर्दा भी उठाना है। वो उसे देख कर बोली। बताओ मशल, सब ठीक है ना? ईशल ने मशल का हाथ थाम लिया। उसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। जिस दिन आप घर से गई थी उस दिन मुझे यही लग रहा था कि जिन्नात आपको उठा कर ले गए हैं। पहले उन्होंने अब्बू को मार डाला और उसके बाद आपको ले गए। उस रात में सोई नहीं थी। रात के 2 बजे का वक्त था जब मुझे प्यास लगी, लेकिन कमरे में पानी नहीं था। मैं कमरे से बाहर निकली तो गेस्ट रूम से आवाज़ें आ रही थी। मैं चुपके से दरवाजे के करीब आई तो अंदर से शकील अंकल किसी जिन को कह रहे थे कि उन्होंने अम्मी से शादी का ड्रामा किया था ताकि वो हम सब को इस्तेमाल कर सकें। इसी तरह उन्होंने ही अपने जिन्नात के ज़रिए अब्बू को मारा। मैं वहाँ से डरकर भागने लगी थी, लेकिन मेरा पैर लड़खड़ा गया और मैं गिर गई। शकील अंकल जान गए थे कि मैंने सब सुन लिया है। वो गुस्से में मेरे पास आ और बोले, अगर इस बात की किसी को भी भिनक पड़ी तो वो हम सबको अपने जिन्नात के ज़रिए जान से मार डालेंगे। आप भी, उन्होंने अम्मी पर जादू कर दिया है। इसी वजह से अम्मी को कुछ सही गलत नज़र नहीं आ रहा। उन्होंने मुझसे झूठ कहलवाया कि वो बीमार है। ये सब उन्होंने इसलिए किया ताकि आपको यहाँ बुलाकर आपका गलत इस्तेमाल कर सकें। ये सब शकील अंकल की प्लानिंग थी, मिशेल ने रोते हुए बताया। ये सब बातें सुनकर ईशल को धचका लगा। मेरा इस्तेमाल कर सकें? क्या मतलब है मिशेल? प्लीज़ बताओ, वो बेगैरत इंसान क्या करना चाह रहा है? ईशल ने उसे झंझोड़ा। वो शकील अंकल अपने कैदी जिन्नात को घर पर रखता है। कुछ जिन्नात ऐसे भी हैं जो इंसानी जिस्म के बदले उसको ताकतवर कर देते हैं। एक दिन एक लड़की को दिलावर घर उठा लाया था। जिन्नात ने एक रात उसका इस्तेमाल किया और फिर उसके बदले शकील अंकल को ढेर सारा सोना दिया था। मिशेल की बातें सुनकर ईशल की आंखों से आंसू बहने लगे। वो दंग रह गई। क्या उसके जिस्म के साथ भी जिन्नात खेलते थे? आप ही, मैं आपको बचा नहीं सकी क्योंकि मेरी शादी आपके जाने के बाद ज़बरदस्ती दिलावर से हो गई और वो मुझे अपने साथ शहर ले गया। वो बहुत बुरा है आप ही, उसने मुझे बहुत डराया और मारा।
जिस वजह से मैं आपको सच नहीं बता सकी। वो एकदम ईशल की गोद में सर रख कर रोने लगी। पै दर पै दर्दनाक इंकशाफात ने ईशल को निढाल कर दिया। वो ये सब सह न पाई और बेहोश हो गई। आप ही आंखें खोले, मिशल रोते हुए बोली। जब उसे कुछ समझ ना आया तो उसने जल्दी से जामिन को ईशल के फ़ोन से कॉल की और उसे यहाँ बुला लिया। सुबह 7 बजे जामिन गांव पहुंच चुका था। इस वक्त सफीना बेगम और शकील साहब सो रहे थे। जामिन फौजिया के घर में ही आया, जहां मिशल और ईशल ने उसे भयानक सच बताया। ये सुनकर जामिन का खून खौल उठा था। मैं उस बेगैरत इंसान को नहीं छोड़ूंगा ईशल, तुम परेशान ना हो। मैं भी आमिल साहब से इस बारे में मशवरा लेता हूँ। तब तक के लिए तुम दोनों घर चली जाओ ताकि किसी को शक ना हो। जो मैं करूँगा उससे शकील जैसे घटिया शख्स से आप सबको निजात मिल जाएगी। प्लीज़ मशल, तुम ईशल का ख्याल रखना। उन दोनों को समझाकर जामिन ने उन्हें घर भेज दिया। उन दोनों के जागने से पहले वो दोनों घर आ गई थी। दोपहर के 1 बजे के करीब जामिन मस्जिद में दाखिल हुआ और आमिल साहब से मुलाकात की। बेटा, जन्नात से पीछा छुड़ाने के लिए अब 2 रास्ते हैं। पहला ये कि उस जादूगर को मारना होगा और साथ ही साथ जिस कमरे में बैठकर वो जादू करता है उसे मुकम्मल तौर पर जला देना होगा। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि तुम उस पूरे घर को ही आग लगा दो। इंशाल्लाह फिर वो जिन्नात दोबारा किसी को तंग नहीं करेंगे और ना किसी के साथ बुरा कर पाएंगे। मैं ये कुछ वज़ाइफ बता रहा हूँ, इसे वो दोनों बच्चियाँ और तुम सुबह शाम पढ़ो। आमिर साहब ने जामिन को हल बताया। जामिन ने ईशल को थोड़ी देर के लिए घर से बाहर बुलाया और सारा मामला समझा दिया। शकील को खाने में जहर देना होगा ईशल। गांव में पुलिस स्टेशन में मेरा दोस्त एएसपी है, मैं उसे सब समझा दूंगा। तुम बस ये करना कि शाम को मेरे घर पर सबको दावत के लिए ले आना। पीछे से मेरे कुछ दोस्त घर को आग लगा देंगे, लेकिन ये हमें याद रखना है कि किसी को कुछ पता ना चले। शकील की मौत की वजह यह होगी कि वो घर में अकेला था और उसे आग में जलकर मर गया, जो घर में शॉर्ट सर्किट और सिलेंडर फटने से हुई। जामिन ने उसे समझाया। ईशल सब समझ चुकी थी। इस गांव में कुछ इलाकों में काफ़ी बिजली आती थी, इसीलिए जामिन को शॉर्ट सर्किट का हादसा बताना ज़्यादा बेहतर लगा था। तुम फिक्र न करो मशल, हम दिलावर से तुम्हें तलाक दिलवा देंगे। ईशल ने मशल को तसल्ली दी। उसे अपनी बहन के लिए बहुत बुरा लग रहा था। उसकी बहन छोटी सी थी और उसके साथ क्या क्या हो गया था। अम्मी, शकील अंकल, जामिन कुछ ज़रूरी काम से गांव वापस आ गए हैं, तो उनके घर वालों ने आप सबको दावत पर बुलाया है। शाम को हमें वहाँ जाना है। ईशल ने प्यार से दोनों को बताया। हम दोनों ने नहीं जाना, तुम और मिशल चले जाना। शकील साहब ने इनकार करते हुए कहा। आज उन्हें एक ज़रूरी अमल करना था। जब ये नहीं जा रहे तो मैं भी नहीं जा सकती, मेरी तरफ से माजरत कर लेना। सफीना बेगम ने भी इनकार कर दिया। तो ठीक है अम्मी, मैं आज ही जामिन के साथ शहर वापस जा रही हूँ। आप सबको तो मुझसे मोहब्बत ही नहीं है, फिर मैं क्यों रहूँ यहाँ पर। अल्लाह हाफिज। ईशल ने जैसा सोचा था वैसा ही कह दिया और रोने वाली शक्ल बनाकर जाने लगी। रुको, हम चलेंगे, तुम कुछ दिन यहीं रहो, बाद में जामिन के साथ जाना। शकील साहब की बात सुनकर उसने अपना कदम रोक लिया और चेहरे पर मुस्कुराहट फैला ली। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ था। इस शख्स को वो जल्द अज जल्द मरते हुए देखना चाहती थी। उसे इस शख्स से नफरत हो चुकी थी। शाम में वो सब जामिन के घर आ चुके थे। जामिन ने अपने दोस्तों को मैसेज कर दिया था कि वो ईशल के घर के बाहर पहुंच जाएं। इस काम में फौजिया भी उनका साथ दे रही थी। सब ने खाना शुरू किया। जहर सिर्फ शकील साहब की प्लेट में था। कुछ चम्मच चावलों का खाने के बाद उनकी हालत बिगड़ गई और मुंह से खून निकलने लगा। वो तड़प रहे थे। उनको तड़पता देखकर सफीना बेगम उनके पास आने लगी, लेकिन उन्हें ईशल और मिशल ने दबोच लिया। शकील को तड़पता देखकर सफीना बेगम होश खो बैठी। ये बदला है मेरा तुझसे कमीने, इस बात का जो तूने ईशल और उसके घर वालों के साथ किया। जहन्नुम में जाएगा तू, जामिन शकील साहब को मारते हुए बोला। काफ़ी तड़पने के बाद शकील साहब की मौत हो गई। अपने दोस्त की गाड़ी में डालकर जामिन शकील साहब को घर छोड़ाया। जैसे ही वो वापस गया उसके दोस्तों ने अपना काम कर दिखाया। इस वक्त गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था। किसी को भी हकीकत का पता न चल सका। दिलावर को पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि कराची में उसने एक लड़की की इज्जत लूटी थी। उसे अरेस्ट करके फांसी दे दी गई। ऐसा जामिन की वजह से हुआ था। उसने अपने एएसपी दोस्त से कहकर उसे फांसी दिलवाई थी। जब सफीना बेगम को होश आया तो जादू का असर खत्म हो चुका था। काफ़ी बातें वो भूल गई थी। ईशल और मिशल ने उन्हें सब कुछ बताया था। सफीना बेगम ने दोनों हाथों से माफ़ी मांगी। ईशल जानती थी उन पर जादू का असर था, इसीलिए वो सही गलत को पहचान नहीं पाई थी।
آج انہیں ضامن کے گھر 4 دن ہو گئے تھے۔ جلدی کریں آپ سب، اب سے ہم سب شہر میں رہیں گے، ضامن نے کہا۔ اس کی نوکری اچھی جا رہی تھی، اسی لیے اس نے سوچا تھا کہ وہ شہر میں کرائے پر مکان لے لے گا۔ ضامن کی اچھائی دیکھ کر سفینہ بیگم نے اسے گلے سے لگا لیا اور رو پڑی۔ سب مسکرا دیے۔ تھوڑی دیر میں سب لاہور روانہ ہو گئے۔ سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ آپ بہت اچھی ہیں ضامن، آئی لو یو، ایشل ضامن کے گلے سے لگتے ہوئے بولی، کیونکہ ضامن نے ان کی بہت مدد کی تھی اور سب کی زندگی بچانے کا وسیلہ بنا تھا۔ آئی لو یو ٹو میری جان، ضامن مسکرا کر بولا تھا۔ وہ ایشل سے سچی محبت کرتا تھا، اسی لیے اب تک ان کے ساتھ تھا اور ہمیشہ رہنے والا تھا۔ مشل اب اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کر چکی تھی۔ اس کا دل ابھی زخمی تھا کیونکہ دلاور نے شادی کے بعد اسے خوب ڈرایا تھا اور بہت مار پیٹ بھی کی تھی، لیکن وہ رب کا شکر ادا کرتی تھی کہ دلاور کے قفس سے اسے رہائی مل گئی تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔